नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन रावत, सहायक अध्यापिका, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड। विज्ञान शिक्षण की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण भाग 1 में जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ, क्रियाकलाप एवं प्रेक्षण, रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरणों से। दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरणों में पहला उदाहरण है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है जब हम कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं? हम पाते हैं कि दूध में कुछ समय बाद लैक्टोबैसिलस जीवाणु विकसित हो जाते हैं, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध का दही में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध और दही दोनों के रासायनिक गुणों में अंतर है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है जब लोहे की कोई भी वस्तु, चाहे वो तसला है, कील है या तवा है, उसको जब हम खुले वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो लोहे पर वायुमंडल में उपस्थित वायु की अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया और जल की अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं जंग। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और आपने दुकान में भी आप देखते हैं कि जब लोहे के किसी वस्तु पर जंग लग जाता है तो उसे हम रेगमाल से हटाते हैं। और मार्केट में बहुत सारे रेगमाल के बहुत सारी वैरायटी भी मार्केट में उपलब्ध हैं। आइए तीसरा उदाहरण लेते हैं। अंगूर का किण्वन हो जाता है। जब हम बंद जार में पके हुए अंगूरों को रखते हैं तो कुछ समय बाद उसमें यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव विकसित हो जाते हैं, और जैसे ही अंगूर की बाहरी दीवार जो होती है वो टूटती है तो अंगूर उसमें किण्वन स्टार्ट हो जाता है। और यह किण्वन तब तक चलता रहता है जब तक कि अंगूर में उपस्थित शुगर जैसे कि ग्लूकोज, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ना बदल जाए। तो किण्वन की इस अभिक्रिया में अंगूर में उपस्थित जो शर्करा होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये किस में बदलता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट उदाहरण है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब भी हम अपने शरीर में भोजन को मुख गुहा के थ्रू अंदर लेते हैं तो हमें पता है कि शरीर में उपस्थित पाचक एंजाइम्स और हार्मोन्स की सहायता से भोजन छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है? छोटे अपने अवयव ग्लूकोज में। जो बसा होता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, जबकि प्रोटीन जो है अपने सरलतम अवयव अमीनो अम्ल में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार यह भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट उदाहरण है, हम सांस लेते हैं। तो सांस लेने की इस प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो अभी तक हमने दैनिक जीवन के जो भी उदाहरण लिए हैं, इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता है। और हम कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हुई है? कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हम पहला क्रियाकलाप लेते हैं। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से क्यों रगड़ा जा रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन एक धातु से बना है। तो मैग्नीशियम धातु को जब भी वायु में रखा जाता है तो वायु में रखते ही ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत उस रिबन के ऊपर चढ़ जाती है। तो और यह क्या होता है, जब इसको दहन करते हैं तो दहन करने में ये बाधा उत्पन्न करता है। तो इस बाधा से ये उत्पन्न ना हो इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। अब इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर में इसका दहन करते हैं तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमने क्या किया? मैग्नीशियम का एक रिबन लिया और इसको दहन कराया और इसकी अभिक्रिया हुई और इससे बनी सफेद राख को हमने वॉच ग्लास में इकट्ठा किया। प्रेक्षण में हम क्या देखते हैं?
मैग्नीशियम रिबन का दहन चमकदार श्वेत लौ के साथ में होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स आपने क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन वायु के साथ में उसने दहन किया और मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हुई और उससे सफेद रंग का जो हमें चूर्ण मिला वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। आइए दूसरा क्रियाकलाप लेते हैं। इस क्रियाकलाप में हम परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लेते हैं और इसमें पोटेशियम आयोडेट का घोल मिला लेते हैं। आपने क्या परीक्षण किया, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जब हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण भी साथ साथ होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप यानी कि यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो रहा है। आइए क्रियाकलाप देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हम एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में दानेदार जिंक लेते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लेते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श करते हैं और देखते हैं क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। क्या किया हमने इस क्रियाकलाप में, हमने सबसे पहले बर्तन में जिंक लिया और जिंक के ऊपर हमने क्या मिलाया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या अभिक्रिया होगी, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, वो एक लवण है और साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी जो कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। और जब हम इस फ्लास्क या परखनली को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं जिसमें की अभिक्रिया हो रही है तो हम देखते हैं ये फ्लास्क क्या है, गर्म है। यानी कि क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इस रिएक्शन का, इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, तापमान में वृद्धि हुई है। आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण पर चर्चा करते हैं कि निम्न में से कोई भी हम प्रेक्षण ले सकते हैं कि रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, इन सब परिवर्तनों में से कोई भी हम यदि एक प्रेक्षण लें तो हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आइए पहला प्रेक्षण लेते हैं। पहला प्रेक्षण है अवस्था में परिवर्तन। इसके लिए हम एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। लोहे की कोई भी वस्तु ली है, लोहा धातु, जब वायुमंडल में उपस्थित वायु से अभिक्रिया करके, और वायु में क्या है, ऑक्सीजन, और क्या है वायुमंडल में, पानी यानी कि नमी, उसको हम क्या कहेंगे, जल। इसकी अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं कि लोहे में क्या लग गई है, जंग। और जो जंग का सूत्र है या नाम है वो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब हम इसकी अवस्था पे बात करते हैं कि लोहा किस अवस्था में, देखिए ठोस, वायु किस अवस्था में है, गैस, जल किस अवस्था में है, द्रव, और जो उत्पाद बना है वो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये होता है जलीय विलयन की अवस्था में। इस प्रकार से हम इस उदाहरण में देख रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा परीक्षण लेते हैं, रंग में परिवर्तन। इसके लिए हम क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट में लेड नाइट्रेट लेते हैं और इसके साथ हम क्या लेते हैं, दूसरा पदार्थ पोटेशियम आयोडाइड। क्या लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट में जैसे ही हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, इन दोनों की अभिक्रिया से लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप कैसा प्राप्त होगा, पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी कि पीले कलर का हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर अवक्षेप मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये परीक्षण में क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन। तो ये क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट जो परीक्षण है वो है गैस का निकास या उत्सर्जन। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी गैस का उत्सर्जन हो तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आइए इसका उदाहरण है, जब हम किसी भी धातु जैसे कि जिंक पर किसी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल कुछ भी हो सकता है, चाहे आप सल्फ्यूरिक अम्ल लें या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आप ले सकते हैं। तो जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट जो एक लवण है उसका निर्माण होता है
और यहाँ से क्या निकलती है, एक गैस, और गैस कौन सी है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का निकालना यहाँ पर क्या शो कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अंतिम प्रेक्षण है तापमान में परिवर्तन। इसी अभिक्रिया को जब हम एक फ्लास्क में करते हैं ये अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, नीचे जिंक लेते हैं, जिंक के दाने लिए थे हमने, और इसमें हमने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो जब हम जिंक में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करते हैं, तो जब ये जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस निकली, और जब हमने इस फ्लास्क को टच किया, स्पर्श किया, तो हम देखते हैं फ्लास्क कैसा हो गया है, गर्म हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो तापमान है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान का बढ़ना, तापमान में कमी, ये दिखाता है वहां पर कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आइए, अभी तक हमने दैनिक जीवन में परिवर्तन के आधार पर कुछ उदाहरण लिए, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ परीक्षण लिए। अब इन परीक्षणों के आधार पर, क्रियाकलापों के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया की एक परिभाषा लिखने जा रहे हैं। और ये परिभाषा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। इसका सामान्य से एक उदाहरण है, देखिए H2 + O2 = H2O, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। अभी हमने परिभाषा में बताया कि भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये उदाहरण जो है परिभाषा को जस्टिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि जो पानी है, पानी में कौन सा गुण होता है, आग को बुझाने का, और जिससे पानी बन रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन दोनों कैसे हैं, ज्वलनशील गैसें हैं। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। हम उदाहरण ले रहे हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और इसको शब्द समीकरण में लिखना एक बहुत सरलतम विधि है। आइए इस अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण लेते हैं, और ये समीकरण है मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे दो पदार्थ हैं जिनमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम कहते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया की फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है, एक उत्पाद है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम है, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर एक समीकरण हमने दी हुई है, तो हम किस तरह से लिखेंगे समीकरण को, ये क्या है, अभिकारक हैं, और तीर के इधर क्या है, उत्पाद हैं, बीच में हम क्या लगा देंगे, एक तीर का निशान। दूसरा नियम क्या है, अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पर अभिकारक कौन कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच किसका निशान लगाएंगे, प्लस का, योग का चिन्ह लगाएंगे, और इन्हें कहाँ रखेंगे, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल है, उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो एक उत्पाद बना है, पर जब एक से अधिक उत्पाद बने तो इनके बीच भी आप क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। लास्ट रूल है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। आप चित्र में देख रहे होंगे एक तीर है, इसके दो भाग होते हैं, एक तो ये हेड पोर्शन है और दूसरा क्या है, टेल है। तो जो हेड वाला पोर्शन है, जिसका फ्रंट पोर्शन है, वो कहाँ की ओर रहेगा, हमेशा उत्पाद की ओर, और इसका टेल का पोर्शन कहाँ रहेगा, अभिकारक की ओर। तो जो आगे वाला सिरा है, ये हमेशा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब हम ये चेक करते हैं, क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। आइए इसको हम चेक करें। अभिकारक कौन कौन है यहाँ पर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पर हम परमाणुओं की संख्या चेक करेंगे, और यदि हम पाएंगे कि परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण कैसी होगी, संतुलित।
और यदि नहीं होगी तो समीकरण कैसे होगी, असंतुलित। तो देखते हैं समीकरण संतुलित है या असंतुलित। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम धातु है, इसके कितने परमाणु हैं, एक। इधर देखिए उत्पाद में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, एक। अभिकारक देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो। और उत्पाद देखिए कितने हैं, एक। तो यानी कि क्या है, ये असमान है परमाणुओं की संख्या, यानी कि समीकरण कैसी होगी, असंतुलित। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। हम रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित कर रहे हैं, ये हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बात बताई जा रही है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जा रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आइए एक समीकरण लेते हैं और हम चेक करते हैं कि ये असंतुलित है या संतुलित। समीकरण क्या है, जिंक धन सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट धन हाइड्रोजन। और इसके लिए रासायनिक समीकरण क्या है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 धन H2। यहाँ पर हमने एक सारणी ली है और सारणी में देखिए हमने तत्व ले लिए हैं। कौन कौन तत्व है यहाँ पर, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जो कि बाईं साइड में हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। चलो पहले हम देखते हैं सबसे पहले जिंक की। तो जिंक देखिए अभिकारक में कितना है, एक। उत्पाद में कितना है जिंक बताइए, एक। हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में, दो। उत्पाद में कितना है हाइड्रोजन, दो। सल्फर देखिए, सल्फर कितना है, एक। इधर कितना है सल्फर, एक। ऑक्सीजन देखिए अभिकारक में कितना है, 4। और इधर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ भी 4। तो दोनों रो में आप देख रहे होंगे कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है, दोनों जगह बराबर है। देख रहे हैं आप लोग, क्या है, बराबर है। तो जब भी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो तो ऐसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जब रासायनिक समीकरण जब असंतुलित हो तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, आइए अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हम नियम देखते हैं। तो इसके लिए एक हम असंतुलित रासायनिक समीकरण ले रहे हैं और समीकरण है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। इसमें 7 स्टेप हैं। पहले स्टेप में बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। हमारे पास जो जो सूत्र थे देखिए, Fe, H2O, Fe3O4 और H2, इन चारों में हमने क्या कर दिया, चारों ओर क्या कर दिए, हमने क्या लगा दिए हैं, बॉक्स लगा दिए हैं। आइए स्टेप 2 देखते हैं। चरण 2 में क्या है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेंगे। तो आइए हम सूची बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोह तत्व की। तो लोहे की देखिए अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक। उत्पाद में देखिए कितनी है, कितनी है, देखिए यहाँ पे Fe के नीचे कितना लिखा है, 3, तो 3 है परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन देखिए कितना है यहाँ पर, 2। यहाँ देखिए कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 4। ये हमने जो है परमाणुओं की सूची बना लेंगे। तीसरे चरण में सुविधा के लिए हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक तत्व को पहले संतुलित करेंगे, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। तो आप देखिए इससे पहले जो अभी हमने सूची बनाई, इसमें देखिए सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, देखिए अब सूची में 4 है ना, और 4 किसका था, 4 किसका था, ऑक्सीजन का, है ना। तो हम क्या करेंगे, Fe3O4 लिया है हमने, यानी कि हम किस तत्व को चुनेंगे, ऑक्सीजन तत्व को यहाँ से चुनेंगे। और हम देखेंगे कि देखियो इधर दाईं ओर, कहाँ हम पहले देखेंगे, दाईं ओर जो है ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के देखिए कितने हैं, 4, जबकि बाईं ओर कितने हैं ऑक्सीजन के, केवल 1 परमाणु है। तो
आप बताइए कि हम ऑक्सीजन को एक यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है, तो एक को 4 कैसे बनाएंगे? तो हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर H2O के आगे हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या देखिए उत्पाद में भी 4 हो गई और अभिकारकों में भी यहाँ पर 4 हो गई है। इस प्रकार ये समीकरण, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या तो संतुलित हो गई है लेकिन कंप्लीटली संतुलित नहीं है। इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण। नेक्स्ट स्टेप है कि अभी जो है आयरन और हाइड्रोजन परमाणु है अभी भी क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। तो हम अब इनमें से किसी एक तत्व, सपोज हम हाइड्रोजन, आप आयरन भी चुन सकते हैं, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन को चुन रहे हैं और उसे हम संतुलित करेंगे। तो आइए, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हम चुनकर संतुलित करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु देखिए प्रारंभ में कितने हैं, देखिए यहाँ पर कितने हो गए हाइड्रोजन के परमाणु, देखो 4 हमने आगे से अभी लगा दिया था, 4H2O, यानी कि कितने हैं हाइड्रोजन के परमाणु, 4 दूनी 8 हैं, देख रहे हैं सबको। और उत्पाद में कितने हाइड्रोजन, 2 हैं, कितने हैं, 2। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 8 बराबर कैसे करेंगे, 2 को हम 4 से गुणा कर देंगे, है ना, कर रहे हैं, 2 को 4 से गुणा कर दिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, H2 को हम यहाँ क्या कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। और देखिए अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से Fe plus 4H2O इक्वल टू Fe3O4 plus 4H2, इस प्रकार से समीकरण होगी। स्टेप 5 में हम ऊपर दिए गए समीकरण की जांच करेंगे और हम देखते हैं कि तीसरा तत्व लोहा अभी भी रह गया है, जो अभी क्या है, असंतुलित है। तो अब हम लोहे को भी क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखिए लोहा कितना है प्रारंभ में, 1 दिख रहा है, और उत्पाद में देखिए कितना है लोहा, Fe3 में कितना है, 3 है ना। तो हम 1 को 3 कैसे बनाएंगे, 1 को 3 बनाने के लिए, यानी कि लोहे को संतुलित करने के लिए हम लोहे के परमाणु किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से। तो समीकरण क्या हो जाएगी, देखिए हमने 3 को क्या कर दिया, Fe के आगे यहाँ गुणा कर दिया है, तो अब समीकरण हो जाएगी 3Fe धन 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। स्टेप 6 में अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है। आइए देखते हैं, आयरन में देखिए कितने हैं, 3, इधर देखें कितनी है, 3। हाइड्रोजन देख लिए कितनी है, 4 दूनी 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पर भी कितना है, 4। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, यानी कि समीकरण क्या है, अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कितनी है, 1, उसके गुणांक का यूज कर रहे हैं। गुणांक मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जैसे छोटी पूर्णांक संख्या 1 है, इसको हम या तो कभी 2 से कर रहे हैं, तो 1 दूनी 2, कभी हम 3 से कर रहे हैं, 1 3 3, 4 से करेंगे, 1 चौको 4, तो उस छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए हम इस विधि को कहते हैं हिट एवं ट्रायल। नेक्स्ट स्टेप है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। संतुलित समीकरण को हम सावधानी से जांच कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के जिन जिन अवस्था में वे हैं, जैसे अभिकारक या उत्पाद यदि गैस अवस्था में होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, जी से दिखाएंगे। जी से क्यों, क्योंकि इंग्लिश में गैस होता है GAS, तो उसका पहला अल्फाबेट आप लेंगे। यदि अभिकारक और उत्पाद द्रव अवस्था में होंगे तो उसे हम L से लिखेंगे, L मीन्स लिक्विड से, तो पहला अल्फाबेट L से लिया है यहाँ पर। यदि कोई अभिकारक या उत्पाद जलीय अवस्था में है तो उसको हम किससे दिखाएंगे, AQ, एक्वस, AQ से दिखाएंगे। और जब अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में हो तो उसे हम सॉलिड यानी कि S से दर्शाएंगे। आइए संतुलित समीकरण में हम इन अवस्थाओं को रखने के बाद कैसा प्राप्त होगा, 3Fe ब्रैकेट में देखिए S है प्लस 4H2O ब्रैकेट में G है इक्वल टू Fe3O4 ब्रैकेट में S है प्लस 4H2 ब्रैकेट में G है। देखिए यहाँ पर लोहा किस अवस्था में है, ठोस, तो हमने क्या लगा दिया, S। जल किस अवस्था में होता है, द्रव, लेकिन यहाँ पर देखिए G लिखा हुआ है, गैस। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जल का उपयोग है वो किसके रूप में किया गया है, भाप के रूप में, और भाप किस फॉर्म में होता है, गैस, इसलिए यहाँ पर L लगा करके G लगाया गया है। उत्पाद में देखिए आयरन ऑक्साइड जो बना है वो किस फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, S। और H2 है, हाइड्रोजन तो गैस अवस्था में होती है, इसलिए हमने यहाँ पर G लगा दिया है। अंत में अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप,
दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। आइए उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर मिथेनॉल, है ना। और इसकी अवस्थाओं को ब्रैकेट में लिखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है और मिथेनॉल जो है द्रव अवस्था में, इसलिए यहाँ पर देखिए एल लिखा हुआ है। आप तीर के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 340 ATM। इसका मीनिंग क्या है, 340 वायुमंडलीय दाब। अभी हमने कहा ना कि परिस्थितियां चाहे दाब, ताप या उत्प्रेरक होगा, इसको हम तीर के ऊपर लिखेंगे। तो तीर के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर 340 ATM, यानी कि ये अभिक्रिया जो है 340 वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में हो रहा है। क्या वायुमंडलीय दाब समझते हैं आप? एक वायुमंडलीय दाब देखिए इतना होता है कि वो जो है पानी को 130.3 मीटर या 34 फीट तक ऊपर क्यों ले जाता है। और जो गोताखोर होता है वो समुद्र में 2 वायुमंडलीय दाब फील करता है। एक वायुमंडलीय दाब तो वायु का होता है और एक जल का होता है। वायुमंडलीय दाब क्या है, जैसे हम चारों ओर से वायु से घिरे हुए हैं, या हमारे चारों ओर वायु है और जो भी वस्तु वायु में होती है वो उस वस्तु पर क्या करती है, वायु एक बल लगाती है, उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो दाब को हम कहाँ लिखते हैं, तीर के ऊपर। इसी प्रकार से देखिए दूसरी अभिक्रिया है, ये वाली जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 6 अणु जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और ये अभिक्रिया कर रहे हैं किससे, 12 अणु किसके, पानी से, और क्या बना रहे हैं, भोजन, जिसको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। और ये है C6H12O6 और धन ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर पानी क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्मित हो रहा है। तो इक्वेशन एक बार पढ़ लेते हैं, 6CO2 धन 12H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जलीय विलयन के रूप में है, पानी जो है द्रव के रूप में है, जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, वो जलीय विलयन के रूप में है, ऑक्सीजन यहाँ पर जलीय विलयन के रूप में है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, श्वसन में, और जल यहाँ पर द्रवीय रूप में है। और ये अभिक्रिया जो हो रही है सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको हम तीर के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। अभी तक हमने दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों के बाद रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ, उसके प्रेक्षण, क्रियाकलाप देखे, और इसके बाद हमने असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं देखी कि क्यों हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं। तो आज का मूल्यांकन यही है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आज हमने क्या क्या चर्चा की, दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण ये आपने देख लिए, रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ, क्रियाकलाप एवं प्रेक्षण ये हमने देख लिया, रासायनिक समीकरण कैसे लिखनी है ये भी हमने देखी, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं ये भी आपने देखा, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये भी आपने देख लिया है। आज का गृह कार्य है, पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला समीकरण है हाइड्रोजन धन क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरे समीकरण है बेरियम क्लोराइड धन एल्यूमिनियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट धन एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरे समीकरण है सोडियम धन जल बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड धन हाइड्रोजन। प्रश्न 3 है, किसी हार्डवेयर की दुकान पर जाइए और पता कीजिए कि रेगमाल कितने प्रकार के होते हैं और ये किस काम आते हैं। धन्यवाद।